सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। आज की सबसे बड़ी और अगर अहम तरीन खबर कह दूं कि जी आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन के लिए हुकूमत ने कैबिनेट का हंगामी इजलास बुलाकर मुत्तफिका तौर पर आर्मी एक्ट में तरमीम को मंजूरी दे दी है। अब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला जुमे के रोज असम्बली में पेश होगा। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत पर उम्मीद है कि जी हुकूमत हो या अपोजिशन सियासत नहीं करेगी। अब सियासत का क्या मतलब है आप समझ रहे होंगे, और मेरे ख्याल से करनी भी नहीं चाहिए। भारत ने भी पाकिस्तान से सीखा और मेरे ख्याल से पाकिस्तान से सीखा, पाकिस्तान को फॉलो किया कि पाकिस्तान ने ये जो ट्रेंड सेट किया, एक बहुत अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड अगर आप कह लें गलत नहीं होगा, कि उन्होंने अपने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दी। अब ये वक्त जो है ये खित्ते के लिए मेरे ख्याल से बेहद अहम है, क्योंकि इस वक्त बज़ाहिर पाकिस्तान किसी जंग में शामिल नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो हकीकी तौर पर पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी हाइब्रिड वॉर कह लें कि हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है, जहां उसे दुश्मन से हथियारों के साथ साथ दिमाग और मीडिया की जंग भी लड़नी पड़ी। जैसे कि हमारे DGI इस पर अक्सर कहते हैं कि ये कौन सी वॉर है, आप समझ रहे हैं। अच्छा जी, हमारे सियासतदान जो हैं उनका हाल आप सब भी जानते हैं कि आपस के पर्सनल ग्रजेस से किसी को फुर्सत नहीं मिलती, और मैं अक्सर कहती हूँ कि तकलीफ होती है, अजियत होती है बल्कि, कि ये लोग अवाम के लिए, अवाम से यानी जमहूर से, जमहूरियत के नाम पे वोट लेके इलेक्ट होते हैं, असम्बलीज में जाते हैं, हमारे मसले हल करने के लिए, हमारी तवक्कुआत इनसे जुड़ी होती हैं कि वहाँ जाएंगे, हमारे लिए बात करेंगे, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करेंगे, हमारे मामलात को हल करेंगे, हमारे मसाइल को कम करेंगे। लेकिन इनके आपस के पर्सनल ग्रजेस और अनापरस्ती इतनी ज़्यादा है कि इनको उस चीज़ से फुर्सत मिले तो ये कौमी इशूज़ की जानिब देखें। अच्छा जी, अगर हम देखें कि अब ये जो मामला है ये किस तरफ जाता है, मतलब ये एक सिंपल मामला है जिसका हल होना ज़रूरी था, और मेहमानों की तरफ जाती हूँ, सवालात का जो बॉल है इनके कोर्ट में फेंकती हूँ। उसामा गाजी साहब हमारे सीनियर एंकर पर्सन हैं, एज एन एनालिस्ट भी आप इनको देखते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उसामा, वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। और कैसर अहमद शेख साहब, PMLN से इनका ताल्लुक है। शेख साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कुछ देर के बाद PTI से हुकूमती जमात को ज्वाइन करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए शौकत बसरा साहब हमारे साथ होंगे। शौकत साहब आपसे गिला ऑन एयर कर रही हूँ, कभी टाइम पे नहीं आते, मेरे शो में नहीं आते। मेरे शो में हमेशा मैं कहती हूँ कि कुछ देर के बाद शौकत बसरा साहब ज्वाइन करेंगे, अब इस पर जरा दो हाथ करेंगे। चलें जी, उसामा आपसे शुरुआत करूंगी, फिर शेख साहब आपकी तरफ आऊंगी, और अगर बसरा साहब जैसे ज्वाइन करते हैं उनकी तरफ जाऊंगी। उसामा, ये मामला बड़ा एक सिंपल सा है, वक्त की ज़रूरत थी और पेचीदा हो गया था, लेकिन मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा हुआ कि कोर्ट ने इसको हाईलाइट करके मसले को हल कर दे, क्योंकि ये किसी जमात का, किसी मखसूस पार्टी का या हुकूमत का इशू नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है। एक बहुत बड़ा एक ऐसा डिसीजन है जिसकी वजह से जब भी कोई आर्मी चीफ बनेगा उसको अदालतों के, कचहरियों के, इन चीज़ों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लेकिन अभी तक लोग इसकी अहमियत को कुछ लोग नहीं समझ पा रहे। बिल्कुल ऐसा ही है कि ये बड़ा अहम मामला था, और आप देखेंगे जब ये फैसला हुआ इमरान खान साहब की तरफ से कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जानी है, तो इसकी मुखालफत किसी ने भी नहीं की, किसी भी पार्टी ने इसकी मुखालफत नहीं की थी। लेकिन फिर वो एक दरखास्त आई और फिर उस पर जो कुछ हुआ वो सब पता है कि उसमें अभी तक समझ नहीं आ रही कि वो सुओ मोटो था क्या था, क्योंकि दरखास्त गुजार ने कहा जी मैं दरखास्त वापस लेता हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब आप दरखास्त वापस नहीं ले सकते। और अरे सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, बहुत से लोग ये चीज समझ नहीं रहे थे कि ये जो हाईलाइट हो गया ये बेहतरी के लिए ही हो गया ना, कि आइंदा के लिए बेहतरी हो जाएगी ना, ये चीज ऐड हो जाएगी, कानून बन गया जब एक। अच्छा, एक चीज ये है इसमें फिजा के ये रिव्यू जो फाइल किया गया है, अगर आपने पार्लियामेंट नहीं आना तो फिर रिव्यू की क्या जरूरत थी, और वो भी फिर आखिरी दिन जब मुद्दत ही खत्म हो रही थी। तो कुछ मेरे जरा ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं हुकूमत को लग रहा था कि ऑपोजिशन उस तरह से बात नहीं मान रही, तो कहीं दूसरी ऑप्शन उनके पास वो जी बिल्कुल, इसलिए वो रिव्यू में चले गए। ठीक है। अब अगर पार्लियामेंट में, जाहिर है मेरा तो ख्याल है कि बैकडोर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, एश्योरेंसेस हुकूमत को मिली होंगी, वरना क्योंकि बड़ी ये हुकूमत के लिए भी और मुल्क के लिए भी, कौम के लिए भी बड़ी ये चंबे की बात होगी कि भाई इतना सेंसिटिव मामला है, और ये सिर्फ कर्नल जावेद बाजवा साहब का नहीं है, ये आने वाले जितने भी आर्मी चीफ होंगे वो कितने अरसे के लिए होंगे, वरना फर्ज कर लें क्लियर हो जाएगी ना एक चीज कि कानून क्या कहता है, हमारा आइन क्या कहता है, मतलब वो चीज ऐसी हो जाएगी जिसके बारे में आप
बिल्कुल आपको पता होगा क्या है सफेद है क्या है, कितने अरसे के लिए कंफ्यूज नहीं होंगे। वो तो सुप्रीम कोर्ट कहती है जी 3 साल कहां लिखा हुआ है कि 3 साल के लिए होगा या 2 साल के लिए होगा, एक्सटेंशन हो सकती नहीं हो सकती। तो कल को जो भी आप आर्मी चीफ लगाएंगे फिर यही सवाल आ जाएगा कि जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तो ये कहां लिखा हुआ है कि कितने अरसे के लिए एक्सटेंशन होगी। तो उसके लिए कोई भी हुकूमत होगी तो उसको तो ये करना पड़ेगा। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि इसलिए अफवाह तफहीम से मसला हल हो जाना चाहिए। लेकिन रिव्यू में जाने की वजह यह कही जा रही है कि कहीं ना कहीं कुछ शरायत पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आई थी और नून लीग की तरफ से भी आई थी, जिसकी वजह से वो रिव्यू में चले गए कि भाई रिव्यू में जाकर भी इसको मामले को देख लिया जाए। लेकिन साथ ही अब लग रहा है कि कुछ मामला सुलझ गए हैं। बहुत से लोगों ने कहा जी ये जो नैब ऑर्डिनेंस आया है तरमीमी, ये भी कोई डील की शक्ल है, इसमें डील मिल जानी है। लेकिन फिर कहा गया कि ये एनआरओ प्लस है, तो पता लग जाएगा आगे। अच्छा, मुझे ये भी समझ, आपने उसका भी जिक्र छेड़ा, जरा उसकी तरफ भी चलते हैं। सारे इश्यूज हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है कि वो जो एनआरओ बहुत बड़े लेवल का एनआरओ कहा जा रहा था, बहुत बड़ा एनआरओ है ये नैब के हवाले से। मुझे चीज समझ नहीं आ रही कि बहुत से लोग कहते हैं इमरान खान साहब ने अपने दोस्तों को रिलीफ देने के लिए किया, जो कि अब इस टाइम पे हुक्मरान हैं, वक्त के वजीर आजम है, हुकूमत है पीटीआई। लेकिन साथ ही लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि क्या से आराइयां जन्म ले रही थी कि पीटीआई के अलावा पीएमएलएन और पीपीपी को भी फायदा होगा, यानी बड़े बड़े लोगों को, नवाज शरीफ को फायदा होगा, जरदारी साहब को फायदा होगा, फिर मुखालिफत भी हो जाना। अब किसी को अगर अपना फायदा नजर आएगा मुखालिफत तो नहीं करेगा, ऐसे ही है। और अगर ये एनआरओ है तो फिर ये उनके ऊपर कैसे लागू होगा, फिर उनके ऊपर नहीं होगा, और अगर उनको लगता है उनके ऊपर लागू होगा तो फिर वो मुखालिफत कैसे कर सकते हैं। आई समझ आपको बात? कंफ्यूजन है, खिचड़ी पकी हुई। कंफ्यूजन ये भी है फिजा के अब अगर ये नैब उनको समझ नहीं आ रहा कि हमारे लिए एनआरओ है। अब नैब अगर कार्रवाई नहीं करेगा तो फिर एफआईए करेगा। तो एफआईए में वाजिद ज़िया साहब हैं और एफआईए जो है वो इमरान खान के अंडर आता है। तो उनको ये है कि भाई अगर नैब से आपने ले लिया तो वहां से डायरेक्ट कार्रवाई शुरू हो जाएगी। एक तो ये मामला है। दूसरा ये भी है कि ये नहीं है कि सिर्फ इमरान खान के लोगों को फायदा हो जाएगा। आप मुझे बताएं, बिजनेसमैन है, बहुत फायदा, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जितने भी। जी मंशा साहब किसके ग्रुप के हैं? क्या उनके खिलाफ नैब के केसेस नहीं है? और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो क्या नून लीग के साथ नहीं रहे? तो इसमें ये नहीं है कि कोई पर्सन स्पेसिफिक है कि नाम लिख दिया गया कि जी ये लोग हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, इनके साथ होगी। मेरा अभी भी ये ख्याल है, ये पता लग जाएगा। ये चंद दिन में, अभी पार्लियामेंट में आना है ना हुकूमत की तरफ से ये नैब का ऑर्डिनेंस, वहां पता लग जाएगा कौन इसके मुखालिफ, कौन इसके हक में है। वहां से पता लगेगा डील है या नहीं है, और अगर ऑपोजिशन वाकई समझती है तो कहेगी हम नहीं पास होने देते। ठीक है जी। अच्छा जी, बसरा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बसरा साहब, आर्मी चीफ के हवाले से बात हो रही थी, एक्सटेंशन के हवाले से बात हो रही थी, इस हवाले से भी आपका मौक़िफ़ चाहूंगी, और साथ ही नैब ऑर्डिनेंस का भी किस्सा छेड़ दिया उसामा गाजी ने। वो भी एक बहुत ही अहम इशू है कि कोई इसको एनआरओ कह रहा है, कोई कह रहा है कि जी बहुत बेहतरी है, ये तरमीम होनी चाहिए थी, वक्त की जरूरत थी। आपका क्या मौक़िफ़ है दोनों पर? अच्छा, और गिला मैंने कर दिया था ऑन एयर आपके आने से पहले कि कभी मेरे प्रोग्राम में टाइम पर नहीं आते शौकत बसरा साहब। सो सॉरी, मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी में आया हुआ हूँ, थोड़ा सा इशू बन गया, वरना मैंने स्काइप पे आना था। अच्छा देखिए, गुजारिश ये है कि ये दो इश्यूज पे बात हो रही है, एक तो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे और दूसरा नैब ऑर्डिनेंस। देखिए, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से हुकूमत में कोई इबहम नहीं है। हम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की है, और डेफिनेटली मैं एक बीइंग अ वकील भी ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब जो गए हैं उन्होंने गैर आईनी तौर पर इंटरफेयर किया। अदालतों का काम, मुकन्ना का काम है कानून बनाना। अदालतें कानून की तशरीह कर सकती हैं, ये डायरेक्शन नहीं दे सकती कि फलां कानून बनाओ, फलां ना बनाओ। उस वक्त भी हमारा मौक़िफ़ ये था और अभी भी हमारा मौक़िफ़ ये है, और डेफिनेटली मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह वहाँ पे जो हमारे लॉ पॉइंट्स वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में उठाए गए हैं डेफिनेटली अप्रिशिएट होंगे, और वहाँ पे ये प्राइम मिनिस्टर साहब इसकी समरी भेजते हैं, प्रेसिडेंट को इसका इख्तियार है। ये आईनी तौर पे प्रोगेटिव जो है वो हुकूमत का है कि किसको एक्सटेंशन देती है और किसको नहीं देती है, इसमें बिल्कुल। और दूसरी बात, अगर हमें सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन देती है कि इस पिटीशन के बाद, तो डेफिनेटली हमारे पास पूरा नंबर है। अगर हमें पार्लियामेंट में भी जाना पड़ा तो वो ऑप्शन भी हमारे लिए खुला हुआ है। लेकिन पहले हम जो सुप्रीम कोर्ट में गए, काफी सारी चीजें वहां से वाज़ेह हो जाएंगी। मैं बतौर एक कानूनदान आपको कह रहा हूँ कि डेफिनेटली जो लॉ पॉइंट्स हमारे हैं वो अप्रिशिएट होंगे वहाँ पे। और दूसरी बात, नैब अभी सामा भाई मेरे भाई और हमेशा मैं इनकी व्यूज से हम इस्तेफादा करते हैं। देखिए, एनआरओ की बात मैं समझता हूँ जो उठाई जा रही है वो बिल्कुल उसकी परसेप्शन उसकी गलत है। गुजारिश सिर्फ ये है कि मुझे बताइए कि ये दोनों जमातें क्या कहती थी कि नैब काला कानून है, काला कानून है, काला कानून है, इसके अंदर बेहतरी हमने करनी थी, हमसे गलती हो गई, हम ना कर सके। पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ ये था कि हमें जो डोमेन्स हैं एक इदारे की दूसरे इदारे में उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए।
सिंपल सेक्शन 9 जो रूल 1 है उसको डॉक्टर फिजा चेंज किया गया है। उसमें सिर्फ ये है कि जो अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अच्छे सियासतदान हैं, जो अच्छे आपके बिजनेसमैन हैं, उनको कहा गया है कि उसमें इंटरफेयर ना करें। मुझे बताएं टैक्स के मामला से क्या तल्लक है नैब का? कोई तल्लक नहीं है, वहां पर भी इंटरफेयर हो रहा था। तो मुझे बताइए अगर हम रूल्स एंड अच्छा दूसरी बात, अल्टीमेटली इस ऑर्डिनेंस ने पार्लियामेंट में आना है जी। कल अगर पार्लियामेंट इसको एक्सटेंड करेगी तो आगे जाएगा ना। तो मैं ये समझता हूँ ये सियासी दुकानदारी चमकाई जा रही है। इनको बजाय इसके कल तक शोर डालने वाले आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए। कल ये पार्लियामेंट में आएगा तो आप देख लीजिएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं अभी बहुत सारे ऐसे दोस्त जो क्रिटिक थे तहरीक इंसाफ के भी, उनके भी मैंने आर्टिकल पढ़े। चलिए दूध का दूध पानी का पानी थोड़ा सा करवाते हैं कैसर अहमद शेख साहब से भी। शेख साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। बसरा साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, आप कैसे देखते हैं एक्सटेंशन के मामले को भी, और आपका क्या मौक़िफ़ है आपकी जमात की जानिब से भी आपकी जानिब से भी? ये जो नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम की गई हैं, आप भी इसको एनआरओ समझते हैं? जी मैं आपको बताऊं जी कि क्योंकि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ना बिजनेस और कॉमर्स विंग का प्रेसिडेंट हूँ। अब बात ये है कि पहले मेरी आवाज जरा ऊंची कर दीजिएगा, मैं नहीं सुन पा रही गेस्ट को जी। आवाज नहीं आ रही? जी जी कैसे साहब आप बोलिए जी, प्लीज कंटिन्यू। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं बहैसियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बिजनेस और कॉमर्स विंग के प्रेसिडेंट के, मैं आपको ये नैब के बारे में कहना चाह रहा हूँ कि ये इनको तो पहले दिन से हमने समझाया था कि ये जो नैब का आप कानून लाए हैं, जिस तरह के आप लोगों को पकड़ रहे हैं, जिस तरह हर एक की पगड़ी उछाल रहे हैं, इससे मुल्क में ना फिजा बनेगी कारोबार की, लोग बाहर वाला भी कोई नहीं आएगा कोई पैसा लेके पाकिस्तान में। वही हुआ। इन्होंने कुल वसूल कितना किया एक साल में? 30-35 अरब रुपए। करप्शन तो पाकिस्तान में हो रही है 4,500 अरब रुपए की, तो बाकी एक ही इदारा है आपके पास, तो बाकी 4,465 अरब रुपए किसने वसूल करने थे एक साल में? ये बिल्कुल फेल हो गई ना। तो इनको पहले प्लानिंग करनी चाहिए। इनको अंदाजा ही नहीं था क्योंकि इनका बैकग्राउंड नहीं है बिजनेस का। इनका कोई एक ही बात करते थे, आप चोर हैं, आप डाकू हैं, आपने लूट लिया है मुल्क को, और हर एक को ये चोर समझते हैं। अब रिजल्ट क्या निकला? 35 अरब रुपए वसूल कर लिया आपने, और लोगों का सारा जो रुझान है, लोगों का सारी तवज्जो अब ठीक किया है ना, तो क्यों ठीक किया? पहले क्या 1.5 साल करते रहे? हम इनको समझाते रहे कि आप गलत कर रहे हैं। अब आज आप बिजनेसमैन, मैं बिजनेस को रिप्रेजेंट करता हूँ, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ। मैं इनको कहना ये चाह रहा हूँ कि ये क्या इनको समझ पहले नहीं आती थी कि बिजनेस किस तरह चलेगा? हम तो उनको समझाते रहे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने ये, और अब ये 1.5 साल बाद जब बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गया, कारोबार रुक गया और कोई पैसा पाकिस्तान में लाने को तैयार नहीं है, तो अब ये अमेंडमेंट कर रहे हैं। तो वही तो हम कह रहे थे कि इनका तो कोई ना प्लानिंग ही नहीं है, ना इनका कोई विजन है। तो चले ना आप मान जाए ना, कह सकते देर आए दुरुस्त आयद, आप ये कह लें। जी क्या कह रहे हैं? जी मैं कह रहा हूँ दुरुस्त है। अभी जो बिजनेस के बारे में इन्होंने फैसले किए हैं, मैं बिल्कुल कहता हूँ कि दुरुस्त है। हाँ। ये जो चले कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आयद, तो इसका मतलब है कि अब जो हो गया, चले एहसास हो गया, एहसास होता तभी इस तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं ना शेख साहब। नहीं, लेकिन वो ये दुरुस्त से मुराद ये नहीं है, मेरी बात सुने, दुरुस्त से मुराद ये नहीं है कि आप ऑर्डिनेंस निकाल दें। ये चीजें आप असेंबली में डिस्कस करें। हम आपको मैं एज अ बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव आपसे कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बिजनेस विंग का आपको देख रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम अगर अच्छी बातों को सपोर्ट करें, लेकिन वो जो करते रहे 1.5 साल, हम इनको समझाते रहे कि बंदे बंदे की आप पगड़ी उछाल रहे हैं। ठीक है शेख साहब, आपका पॉइंट आ गया, किसी को बड़ा क्लियर पॉइंट आ गया। सामा वो कह रहे हैं जी कि पार्लियामेंट में चीजें डिस्कस होनी चाहिए, जो ऑर्डिनेंस है ये वही क्या चीजें। मुझे बताइएगा पार्लियामेंट में सॉरी टू से 2 सियासतदान हमारे साथ हैं, दोनों बड़े नामवर सियासतदान हैं। पार्लियामेंट में जब भी कोई चीज डिस्कस होती है तो वहां पे एक तो अपनी अपनी अना लेकर चले जाते हैं, पर्सनल ग्रजेस होती हैं, कोई वॉकआउट कर जाता है, छोटी सी बात पे कोई नाराज हो गया, रूठने मनाने का सिलसिला जारी होता है, वहां सॉरी टू से एक अलग तमाशा लगा होता है। कौन सा इन्होंने डिस्कस किया क्या है पार्लियामेंट में? क्या किया डिस्कस? ये तो सिर्फ प्रोडक्शन ऑर्डर पे बातें होती रही हैं, या वो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनना था उसमें बातें होती रही। क्या प्रोडक्शन ऑर्डर का विजन ही नहीं है इनके जहन में है क्या? ये क्या लाया है जिसकी हमने अपोजिशन की? आप मुझे बता दें कौन सी ऐसी चीज ये अभी लाया है ना? तो कहते हैं ना कि फलां का प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं आया, ख्वाजा साद रफी के प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं आया, इसका नहीं आया, इसके वॉकआउट कर जाते हैं कि बाकी तो बात नहीं करी पाकिस्तान के मसाइल पर। हमारा एक गिरफ्तार उसको बुलाएं असेंबली में, आए और पार्लियामेंट के फ्लोर को यूज करे उसामा अपनी वकालत के लिए। मैं करूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये कहा गया, उन्होंने कहा जी ये पार्लियामेंट गलत काम नहीं कर सकती
तो ये पार्लियामेंट का आप यहाँ क्यों लाते हैं? यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती, मेंबरान की तैनाती आप नहीं कर सकते। अच्छा, फिर एहतसाब किस तरह का होना चाहिए? फाज चौधरी खुद कह रहे हैं वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो यहां गलती है हुकूमत की कि इस काम को तो वो ले आते, लेकिन अब मामला ये होता है कि इमरान खान साहब का कुछ और तरह का ज़हन है। उनको जब ये उन्होंने ये मान लिया, एक तो आखिरी आदमी जो उनको बात आकर कहता है, जिस पे वो कन्विंस हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं बस इसको कर दो, दौड़ो जल्दी जल्दी। यानी वो जिस तरह होता है T20 मैच है, इतना टाइम नहीं है मैं दूसरों को बुला के कंसल्ट करूं। उन्होंने कहा जी बिजनेस कम्युनिटी मईशत का पहिया रुका हुआ है, तो ठीक है, साइन कर नहीं रही ब्यूरोक्रेसी किसी भी फाइल पर। पैसे जो है वो आपके पंजाब हुकूमत का देख लें, जो फॉरेन फंडिंग आई हुई है 14 अरब डॉलर का, मैं आपको बता रहा हूं कि वो लग ही नहीं सके फंड्स, और लैब्स हो रहे हैं सारे। तो क्यों कि जी वो ब्यूरोक्रेसी अफसर जो है ना साइन नहीं करते, हो हमें नैब पकड़ लेगा। जब इमरान खान साहब कन्विंस हो गए कि वाकई 1-1.5 साल हो गया ये मामला आगे नहीं बढ़ रहा, तो उन्होंने कहा चलो जी जल्दी से ऑर्डिनेंस लाओ, मामला खत्म करो। नैब जो है ना, पहले भी उसने कौन सा बड़ा को तीर मार लिया है, तो चले अब अगर बिजनेस कम्युनिटी मुसलसल ये कह रही है, आर्मी चीफ को भी जाके कह रही है, अफसरान भी ये कह रहे हैं, हमने पंजाब में तब्दीली लाकर पर देख लिया, तो इसको हल कर लेते हैं। क्योंकि वो समझते हैं कि जनाब पार्लियामेंट मिल जाएंगे तो महीनों लग जाएंगे, लेकिन आप अब भी तो ला रहे हैं, अब भी तो ला रहे हैं, तो पहले ले आते। कुछ तो मामला ऐसे होंगे जिसपे ऑपोजिशन आपके साथ होगी, तो अब जब ला रहे हैं तो चले अच्छा कर रहे हैं। इसी से शायद सीखकर हुकूमत का भी कॉन्फ्रेंस बनेगा, ऑपोजिशन का ही बनेगा कि सब चीजें गलत नहीं होती, आए बैठकर कुछ हल कर लीजिए। तो नैब का भी, और ये जो उससे बहुत बड़ा काम, ये आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का मामला है। मैं समझता हूं ये कोई लंबी चौड़ी इस पर बहस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल दुश्मन तैयार बैठा है। वहां के भारतीय आर्मी चीफ जो नया है, उन्होंने अभी से धमकी लगा दी है कि जी हम वो सर्जिकल स्ट्राइक्स और ड्रामा हम फिर कर सकते हैं, यानी हम डिले नहीं कर सकते। जी बसरा साहब, बसरा साहब शायद हमारे साथ नहीं है। जी जी, अच्छा शेख साहब, मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी, ये उसामा भाई ने बड़ी अच्छी बात की, उसामा गाजी ने, कि जी अब वहां से आपको ऑलरेडी धमकियां आ रही हैं। एक बिपिन रावत कंट्रोल में नहीं आता था, उसके बाद नीचे भी, मुझे तो लगता है उसामा कि उनकी जो पूरी आर्मी वो आरएसएस की सोच पे चलती है, बीजेपी आरएसएस की सोच पे चलती है। मतलब वहां पे हर वक्त पाकिस्तान उनके सर पे सवार रहता है, पाकिस्तान पे अटैक करना उनके ख्वाबों में शामिल है, इस तरह की बातें वो करते हैं, तड़ियां लगाते हैं, धमकियां लगाते हैं। इस टाइम पे मेरे ख्याल से हमें सोचना ही नहीं चाहिए, इन चीजों पर बहस बनती ही नहीं है जब मुल्क की सालमियत की बात है। जी शेख साहब। जी आप दुरुस्त कह रही हैं कि देखिए ना, हमें तो देखिए ना, जो मैटर्स हैं, जो अवाम को जिनसे तकलीफ हो रही है, हमें लोगों ने, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि लोगों ने हमें तो इन तवक्कुआत के साथ कि उनके हम मसाइल हल करेंगे भेजा है, हम यहाँ बहस दूसरी करते हैं, क्योंकि लेकिन ये काम हुकूमत का होता है। हुकूमत जो है पहले दिन से ही अपोजिशन को ये कह रही है चोर है, डाकू है, कोई बात करने को तैयार ही नहीं, क्या हम इनसे बात ही नहीं करेंगे। ओ भाई, इसके लिए तो अब नैब थी या अदालतें मौजूद हैं, अगर आपने किसी के खिलाफ को एक्शन करना है तो करे ना, कौन मना कर रहा है। लेकिन सारा दिन के ये एनआरओ नहीं देंगे, बात तो आप करें, जैसे ये आप लाया ना नैब का, इसको समझ आइए। ये इतना अर्सा मुल्क का बिजनेस रुक गया, मुल्क का ना बाहर से पैसा लोग आ रहे हैं, पगड़िया उछाल जी, ब्यूरोक्रेट है उसने काम रोक दिया। अब इनको समझ आइए 1.5 साल बाद। आवाज आ रही है आपको? ठीक है, बसरा साहब हमारे साथ अब नहीं है, ठीक है जी। अच्छा उसामा, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, मुझे ब्रेक पे जाना है 3 मिनट के बाद। मुझे एक और पॉइंट ये समझ नहीं आ रहा कि अगर ये एनआरओ की बात चले, इससे निकल आते हैं, मुझे एक तो ये समझा दें कि हुकूमत भी वाकई जिस दिन से आई एहतसाब, एनआरओ, फलां चोर, फलां डाकू, अब मैं आपको चोर 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 कहती रहूं, चाहे आप हों, तो आप बैठ के मेरे से टेबल पे बात करेंगे, आपके तो दिल में होगा ना कि तुम तो मुझे चोर समझते हो, मैं तुमसे क्या बात करूं। एक तो ये चीज साइकोलॉजिकली ऑपोजिशन को खपाने वाली बात है। आप तरीके से बात करें, एक बंदे को आप चोर डाकू कह के मुखातिब करेंगे, और आप हुक्मराने वक्त हैं, सॉरी टू से हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है, लेकिन अभी भी जिस जलसे में होते हैं लगता ही नहीं कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप अभी भी ऑपोजिशन लीडर लग रहे होते हैं। सॉरी टू से, बहुत माजरत से दोबारा कह रही हूं कि आपको एज अ वजीर आजम बिहेव करना है कि आपने वहां पे खड़े होकर चोर डाकू से किनारे नहीं लगाने। दूसरी बात ये कि मुझे भी लगता है कि एक ही एजेंडा है, एहतसाब एहतसाब एहतसाब, इसके अलावा पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। लोग रो रहे हैं जी, चीजें महंगी होती जा रही, पेट्रोल महंगा हो रहा है आए दिन। दूसरी चीज ये कि इनको अपना रवैया कितना चेंज करना है, हुकूमती वज़रा को, हुकूमती मशीरों को। बिल्कुल लगता है कि तड़ियां लगाने के लिए आए हुए, जिस बंदे को आप सुन लें लगता है कि वो तड़ियां लगाने के लिए आया है, फिर ऑपोजिशन वाकई इनका साथ कैसे देगी इस तरह के बिहेवियर के बाद? अब मसला ये ह्यूमन साइकी है ना कि हम, इमरान खान साहब ने क्या नारा लगाया था एहतसाब का, ये सब करप्ट हैं। अब वो ये समझते हैं उनको फिर प्रेशर है। अब शीरी मजारी, तारिक मुशीद चीमा साहब विफाकी वज़रा हैं, उन्होंने ये तक कहा, उन्होंने मुखालफत कर दी कि ये नैब में जो आप तरमीम ला रहे हैं बड़ा गलत है, लोग हमें क्या कहेंगे। तो एक वो भी प्रेशर ग्रुप होता है। फिर ये उसी तरह जिस तरह मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से कहते हैं मैं 6 महीने में अगर बिजली आई मेरा नाम बदल देना, 6 महीने बिजली आई मेरा नाम बदल देना, तो वो प्रेशर होता है। वो अपने लिए बड़ा नुकसान करते हैं। उस तरह के प्रोजेक्ट लगा दिए जाते हैं जिस तरह का साहिवाल में लगा कि कोयला का प्रोजेक्ट लगा दिया, वो सारी जरी जमीन तबाह हो गई। मिसाल देने का मकसद यह है कि आपके वादों का आप पर प्रेशर होता है।
फिर ये आए तो उन्होंने कहा जी एहतसाब मेरा बात चले, मैं 50 बंदे पकड़ूं, अंदर कर दूं, ये कर दूं। जब इकोनॉमी सारी ब्लैक इकोनॉमी आपकी हो चुकी है तो आपने उसको अगर एक दिन में बदलने की कोशिश की तो वही हुआ कि सारा कुछ ही बैठ गया। आप बजाय कि टारगेट करते कि भाई ये एहतसाब अलग चीज है, इसको हमने करना है, हमने मईशत पर जिसका जो काम है वो तवज्जो देगा। सारे मिनिस्टर्स का काम ये हो गया कि वो एहतसाब पर बात करें, सारे मिनिस्टर्स का सारी तवज्जो आपने उस तरफ लगा दी। तो ये एक प्रेशर भी था कि हमने लोगों से वादे किए, करना आ रहा ना चीजों को, ये एक मसला नहीं कर पाए। अब तो कहते हैं जी आपने तो करप्शन का कहा था खत्म करेंगे, वो कहां हुई खत्म, आप तो छोड़ रहे हैं लोगों को। अच्छा, मुझे शेख साहब एक चीज बड़ी अच्छी लगी, जो तरमीम हुई है ये नैब ऑर्डिनेंस जो है, मुझे ये चीज अच्छी लगी कि एक तो वो 90 दिन से कम कर दिया गया, 14 दिन कर दिया गया। दूसरी चीज उसामा ये चीज अच्छी लगी मुझे कि पहले मैं अक्सर कहती थी कि आप इन्वेस्टिगेट कर नहीं पाते, आप पहले बंदे को गिरफ्तार कर लेते हैं, उसका पूरा तमाशा लगा देते हैं। जाहिर बात है जिसको गिरफ्तार कर लिया लोग तो समझेंगे ना कि तुमने कोई बहुत अच्छा काम तो नहीं किया, कारनामा तो अंजाम नहीं दिया, उसके बाद आप साबित ना कर सके तो विक्ट्री साइन के साथ वो बंदा रिहा हो जाता है, बाइज्जत बरी कह दूं तो गलत नहीं होगा। अब ये कहा गया कि आप पहले इन्वेस्टिगेट करें, उसके बाद फिर गिरफ्तारी अमल में। ये बहुत अच्छी बात है, किसी की इज्जत या पगड़ी नहीं उछाली जाएगी। सही कैपेसिटी भी नहीं थी ना में इतने। शेख साहब आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी, मुझे ब्रेक पे जाना है। चलो क्या हो सकता है, मैंने जो बात भी बताया था कि पहले भी आते रहे हैं, वो पहली बात नहीं आई। चलो जी शायद हम सुन नहीं पा रहे, ठीक है जी। कैसर अहमद शेख साहब, शौकत बसरा साहब, उसामा गाजी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आएंगे सदीक जान हमारे साथ होंगे, नूर जान बुलेदी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। एक बड़ी खबर जो आपके साथ डिस्कस करूंगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। एक अहम इशू जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज प्रोग्राम में, एक साबिक MPA ने, आपको याद होगा जी, एक मासूम ट्रैफिक वार्डन को अपनी बड़ी गाड़ी लैंड क्रूज़र से हवा में उड़ा डाला और उसकी जान ले ली। अब तक उस दरिंदे को सज़ा नहीं मिल सकी और अब इसमें से ATC की जो दफात हैं वो भी निकाल दी गई हैं। ये वीडियो आपने स्क्रीन पर अभी ये देखा, अभी मोन्टाज भी, और ये वीडियो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज़रा कुरतुलैन जो भी पैनल पर है वो ज़रा चलाएं कि किस तरह उस मजलूम को, बेकसूर को कुचल दिया गया था। और कसूर क्या था उसका जिसको कुचल दिया गया था? और कुचलने वाले को इतना भरम था कि मेरे पास लैंड क्रूजर है, मैं जिसकी जान के साथ मर्जी खेलूं। सदीक जान हमारे खुसूसी नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक, आप पूरे इशू पर क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, ये मामला है जून 2017 का। जून 2017 में ये वाक़या होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पहले तो आप देखें कि यहाँ पर ताकतवर और कमज़ोर के लिए किस तरह दो कानून हैं। पहले तो नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर दी जाती है। जब मीडिया पर बात आती है, दबाव बढ़ता है, फिर इस MPA को नामजद किया जाता है और जुलाई के एंड में जाकर इसको गिरफ्तार किया जाता है। यहाँ पर देखें कि जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर दोहरा निज़ाम है, दोहरा मेयार है, चाहे वो सुल्तान के केस में देख लें जिसको निश्तर हॉस्पिटल में हथकड़ियों में वहाँ पर जकड़ कर और वहाँ पे एडमिट कर रखा गया है, उसको देख लें, या ये वाला मामला देख लें कि अता जो ट्रैफिक एहलकार थे उनको कुचल दिया गया। 2.5 साल हो गए हैं, आज तक उसका केस मंतकी आम को नहीं पहुँच सका और अब दहशतगर्दी की दफात भी ख़त्म कर दी गई हैं। 2.5 साल में उसको इंसाफ नहीं मिल सका और पूरे मीडिया पे बात हुई, इतनी हाइप क्रिएट हुई, मीडिया की तवज्जो का मरकज रहा, लेकिन उसके बाद देखें आज तक इंसाफ नहीं हुआ, इंसाफ नहीं मिल सका। फिर जब इमरान खान साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब करके कहते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब यहाँ पर ताकतवर और कमज़ोर के लिए अलग अलग निज़ाम हैं, इस निज़ाम को एक कीजिए, दोनों के लिए एक मेयार रखिए, तो फिर साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खनकोसा साहब माइंड कर जाते हैं। फिर बात यह है, यहाँ पे आप देखते हैं कि एक तरफ वो एक आम कैदी सुल्तान जो बखर से ताल्लुक रखता है, उसको तो 9-10 दिन लगे वहां से बखर जेल से मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल सिर्फ वहां पे मुंतकिल करने में, कि बखर में यहाँ पे सहूलियात नहीं है ट्यूमर के ऑपरेट की, इसको मुल्तान भेजना है। उसको पहले मुल्तान जेल शिफ्ट किया जाता है, मुल्तान जेल के बाद फिर उसको निश्तर शिफ्ट किया जाता है और निश्तर में भी क्या किया जाता है, हथकड़ियों के अंदर। उसका कसूर क्या था कि वो एक सियासी कैदी है,
2014 में नून के खिलाफ एहतजाज कर रहा था, उसके ऊपर एक झूठा केस बनाया, उसको कन्विक्ट किया। दूसरी तरफ आ जाए नवाज शरीफ साहब पे, वो मुजरिम नवाज शरीफ जिसने इस पाकिस्तानी कौम के सैकड़ों अरब रुपए हड़प किए, करप्शन की, लूटमार की, उसको वीआईपी तरीके से न्याय हिरासत से हॉस्पिटल सर्विसेज हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, मेडिकल बोर्ड बनता है, उसके अंदर जो वज़ीर सेहत साहिबा हैं यास्मीन राशिद साहिबा, वो नवाज शरीफ के सराहने खुद बैठी हैं, उसके लिए इमरान खान साहब भी फिक्रमंद हैं, शौकत खानम का डॉक्टर भी जा रहा है, उसके लिए पूरे पाकिस्तान का मीडिया भी चीखो पुकार कर रहा है, 24 में से 22 घंटे कवरेज भी हो रही है, हर बदलते लम्हे के साथ उसका ब्लड प्रेशर और प्लेटलेट्स कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, वो भी बताया जा रहा है। उसकी तो सारों को फिक्र थी। पूरा निज़ाम उस सजा याफ्ता मुजरिम के सामने बेबस हो गया, पूरे निजाम ने घुटने टेक दिए उसके सामने, और वो मुबैना बीमार, वो जाली बीमार, पूरे निजाम के मुंह पे तमाचा मारते हुए जहाज में बैठ के और चला गया, और सबको उसने बताया कि ये मेरी तस्वीर है, सामने मेरे जो है वो अंगूर पड़े हुए हैं और मैं जा रहा हूं। दूसरी तरफ आप देख लें, वो बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके, वहां का एक ट्रैफिक एहलकार हो या बखर का सुल्तान हो, उनके लिए ये निजाम नहीं बोलता, उनके लिए मीडिया नहीं बोलता, उनको वो मार दिए जाएं या वो हथकड़ियों के अंदर एडमिट कर दिए जाएं, उनकी कोई बात नहीं करता। ये दोहरे मेआरात हैं, इस निज़ाम को बदलना होगा। खुद हमारे वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि यहाँ पे कि वो हज़रत अली के उस कौल की मिसालें देते हैं कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है, लेकिन जुल्म का निज़ाम, नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। अब आप बताएं, पिछले 24 घंटों से सोशल मीडिया के ऊपर सुल्तान का इशू हाईलाइट किया गया है, और इस वक्त चले मीडिया ने बात करना शुरू कर दी। मुझे बताएं, अब तक उस्मान बुज़दार साहब ने नोटिस लिया है? वो उस्मान बुज़दार जो कहते हैं मैं अभी सीख रहा हूं, भाई आप ये तो सीख लें कि अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है आपकी रियासत के अंदर, आपके सूबे के अंदर, तो आप बोलें, इस पे तो बोलें, बाकी तो चलो आप जब चीजें सीख जाएंगे तो हम आपसे पूछ लेंगे। ये दोहरा मेयार है। 8 माह से जायद हो गए हैं इस सुल्तान की, और जिस केस में ये सुल्तान गिरफ्तार है 8 माह से जायद हो गए हैं, इसकी जमानत की दरखास्त ही लाहौर कोर्ट में फिक्स नहीं हो रही। दूसरी तरफ ये आपने बात की जो ताकतवर एक शख्सियत है बलूचिस्तान की, जो चाहे ड्रिंक करके या जिस भी गरूर और तकब्बुर के नशे में अपनी बड़ी गाड़ी के नीचे एक ट्रैफिक एहलकार को कुचल देते हैं, लेकिन 2.5 साल में जिस शख्स को कुचल दिया गया, आम पाकिस्तानी को, उसको इंसाफ नहीं मिल सका। तो कैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये दो नहीं एक पाकिस्तान है, जहाँ पे अदालतों के सामने ताकतवर और कमजोर एक जैसे हैं। इस तरह की चीजें देखकर शर्म आती है कि हम किस तरह के मुआशरे के अंदर रह रहे हैं, किस तरह से हमारा निजाम चल रहा है। मुझे ब्रेक पे जाना है, और ब्रेक से आने के बाद हमारे साथ ब्यूरो चीफ कोयटा मौजूद होंगे शहजाद जुल्फिकार साहब। आपकी तरफ आऊंगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। बात कर रहे थे हम जी एक साबिक एमपी है जिसने ट्रैफिक वार्डन को अपनी लैंड क्रूजर से कुचल कर मार डाला। अब ये जो केस है इसका फैसला भी आने वाला है। हमारे साथ लॉयर भी मौजूद हैं, उस साबिक एमपी है कि जो हमारे साथ बैठे हैं, नूर जान बुलेदी साहब, सदीक जान मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से, और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्यूरो चीफ कोयटा शहजादा जुल्फिकार साहब। सर वार्म वेलकम। आप पूरे इशू को कैसे देखते हैं? जाहिर बात है जो डिफेंस में लॉयर होंगे वो तो यही कहेंगे कि ये एक्सीडेंट का केस था, सिंपल केस था, फैसला आने वाला है, कि सारे बयान कलमबंद हो चुके हैं, सिर्फ फैसला आने वाला है। आप पूरे मामले को कैसे देखते हैं? बतौर सहाफी कैसे देखते हैं पूरे इशू को? कैसे देखते हैं बतौर इंसान? कैसे देखते हैं पूरे इशू को सबसे बढ़कर? देखिए, मैं इससे साफ़ी तो जाहिर है मैं इस तरह देखता हूँ, और यहाँ का जो इम्प्रेशन था जब शुरू में इसको आप कत्ल किया गया, या अताउल्ला जो दस्ती था जो गाड़ी के नीचे आया, और जो फुटेज उस वक्त आई, उस वक्त फुटेज ये थी कि उन्होंने मारा, और ये एक इम्प्रेशन था। लेकिन मेरे ख़्याल में इस्तिग़ासा ने ख़ुद इस तरह कमज़ोर कर दिया कि उन्होंने पहले दहशतगर्दी की जो उसमें शिक डाली, फिर वो प्रूव नहीं कर सके। ये तो सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की कि अगर आपके पास एविडेंस हैं आप केस को चलाएं, उनको ट्राई करें मुलजिम को इस 780A के तहत जो है, और अगर नहीं है तो आप इसको केस को फिर आगे परसू नहीं कर सकते हैं। साथ साथ फिर एक और जो मेरे ख्याल अफसोसनाक पहलू है कि जो ख़ुद कंप्लेनेंट थे उनके साथ रोज़े अव्वल से जो मुलजिम थे और उनकी फैमिली थी वो उन कांटेक्ट में थी, उनके जाकर बार बार वो उनसे जो एक कबायली रस्म व रिवाज के मुताबिक जाते रहे, उनको मनाते रहे, उनको पैसे ऑफ़र की, और ये बात अब तक ये कंफर्म हुई है कि उनके बेटे को नौकरी भी मिली है, और उनको
क्लेम ये किया जाता है कि मुलजिम और मुलजिम की फैमिली ने अपना रोल अदा किया कि उनके बेटे को नौकरी मिले और उनको कहा कि मैंने जानबूझ के नहीं मारा। और आज हमने कांटेक्ट किया उनके वकील से, जो मकतूल के फैमिली का जो वकील था, उसने ये बात की तस्दीक की कि पिछले 6 माह से 5 माह से बार बार नोटिस जाने के बाद भी उनकी फैमिली ने परसू नहीं किया, मुझे फ़ीस तक नहीं अदा की, मुझे नहीं कहा गया कि मैं उसको कंटिन्यू करूँ या अपीयर होता रहूँ। तो मैंने भी इस तरह सुना है कि उनके साथ पैचअप हो गया है, कुछ पैसे उन्होंने दिए हुए हैं और वो पैसे देकर जो है उन्होंने अपनी जान खलासी कर दी है। यही वजह है कि उन्होंने परसू नहीं किया, जिसकी वजह से दहशतगर्दी के जो एक्ट है उसमें कुछ सबूत ना मिले और प्रोसिक्यूशन उसको पूरी तरीके से उसको परसू नहीं कर सकी। दूसरा उनका इल्ज़ाम ये है कि हमने हेल्प की कि ये ATC जब 87 ATA लग रहा था, दहशतगर्दी के दफात जब लग रहे थे, तो हमने हेल्प की ताकि उसको शहीद डिक्लेयर कर दिया जाए और शहीद के उसके मुताबिक, उसके ऑफिसर के ग्रेड के मुताबिक उसको शायद 50 लाख या 50 लाख। शहजादा जुल्फिकार साहब, आपका, सदीक जान, नूरजान बुरेदी साहब, सबका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े जाएंगे। एक पैकेज बोल आवाम बोल के पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 61 पैसे इजाफा हो गया, लेकिन हमारे वजीर आजम हमेशा की तरह क्या कहेंगे, सब जानते हैं, घबराना नहीं है। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। देखिए आप बोल आवाम बोल। खुशी तो इस बात की है, हमें ज़रूर है कि नया साल आया है, लेकिन ये खुशी नहीं है कि दिन ब दिन जो है ना बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। 2019 में कोशिश पूरी की है, वादे पूरे होते हुए अभी जब देखेंगे तो हम बताएंगे। जो वादे करे थे वो अभी तक पूरे नहीं करे, लेकिन आगे उम्मीद है कि करें। ऑफ कोर्स पैसे बढ़ने पे तो कोई खुशी नहीं होती, लेकिन तब्दीली है, देखें नेगेटिव है लेकिन तब्दीली है। महंगाई की महंगाई हो जा रही है, पेट्रोल इतने महंगे हो रहे हैं और सैलरी इतनी है नहीं कि बंदा कुछ अफोर्ड कर सके। इसका हुकूमत क्या करेगी, समझ से बाहर है। तो महंगाई महंगाई है, कोई वादा पूरा नहीं किया, लोगों को भूखा मार रहा है। और आपने खुद देख लिया हालात क्या हो रहे हैं, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है कि अपने पता नहीं किस कामों में लगे हुए हैं। तो बिल्कुल यार तकलीफ में तो कर दिया तुम लोगों ने यार, हमें इस गवर्नमेंट ने बहुत तकलीफ दिया हमें। 1 रुपया बढ़ता है ना, हमारे लिए बहुत भारी होता है। बड़ा VIP तोहफा मिला भाईजान, ये तो बहुत खुश है। हम तो कहते हैं और ऊपर जाए माशाल्लाह से, समझे ना भाईजान, क्योंकि अब तो खाने के लाले बढ़ चुके हैं। अब हम इतनी परेशान हो गई है, सही ना, पेट्रोल की महंगाई की वजह से, और दूसरी आमदनी इतनी नहीं है, गुर्बत, और हर कोई परेशान है, ट्रैफिक वाला भी। और मैं समझता हूँ कि सही नहीं है ये पेट्रोल की महंगाई का, तो ये बम फोड़ा है इन्होंने और नए साल का तोहफा दिया है इमरान साहब ने। अल्लाह पाक उनको खुश रखे। क्या वादे पूरे, कोई एक वादा भी पूरा नहीं किया इमरान खान ने। महंगाई तो पहले बहुत थी, लेकिन इन्होंने और बढ़ा के अवाम का जो है बुरा हाल है। बस क्या कहें इस हुकूमत के बारे में, मायूसी, वाम को मायूसी के अलावा और कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। नहीं भाई, नहीं किए वादे पूरे, इसमें तो कोई शक नहीं है। बस बातें ही बातें हैं, बस जो अमूमन सबने किए हैं, इनमें उनमें कोई फर्क नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।